उस रात आसमान अजीब था, इतना अजीब कि अगर कोई पहली बार उसे देखता तो वह तुरंत समझ जाता कि ब्रह्मांड आज कुछ अनहोनी सुनाने वाला है। हवा स्थिर थी, पर वातावरण में तनाव तैर रहा था। पूरा शहर सो रहा था, मगर आसमान जाग चुका था। बादल एक ओर खिसक गए थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें रास्ता छोड़ा हो। खुला आसमान अब एक विशाल खाई जैसा लग रहा था, और उसने लेंस से आंखें मिलाईं और अचानक उसे लगा कि कोई दूसरी तरफ से भी उसी को देख रहा है। लेंस के भीतर अचानक एक काली, बड़ी, गैरमानवी आंख प्रकट हुई। वह आंख इतनी गहरी थी कि उससे लगता था मानो वह ब्रह्मांड की गहराइयों में झांक रही हो। पर अगले ही क्षण वह आंख झपक कर गायब हो गई। आदित्य का दिल जोर से धड़का। उसने झटके से पीछे हटकर सांस ली। कुछ आज उसे जवाब मिल रहा था, ये असली है। उसने फुसफुसाया। अचानक उनमें से एक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें रंग बदलती हुई चमकी। उसका एक लंबा हाथ उसके सामने आया, और उस हाथ के सिरे से सफेद रोशनी फूटी। वह रोशनी सीधे आदित्य की आंखों पर पड़ी। अगला पल अंधेरा। जब उसे सुध आई, वह जमीन से कुछ मीटर ऊपर हवा में लटका हुआ था, एक ग्लोइंग फील्ड में उसके नी। हमने तुम्हारे मस्तिष्क का फलन पढ़ लिया है, उनका नेता बोला। हम तुम्हारी हर भाषा समझ लेते हैं। मुझे क्यों पकड़ा है? एक गहरी लेकिन शांत आवाज आई। तुम्हें चयनित किया गया है। तुम्हारी प्रजाति दुर्लभ है, उपयोगी है। हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। कैसे सुरक्षित? पकड़कर ते चिल्लाया। नेता की आंखें हल्के नीले रंग में चमकी। तुम्हें अपने नए घर में रहना होगा। इंटरगैलेक्टिक जू में तुम अब हमारे संग्रह का हिस्सा हो। उस पल आदित्य को समझ आ गया कि वह अब मनुष्य नहीं रहा, उनके लिए सिर्फ एक नमूना था। उसके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। एक विशाल गुंबद जैसा ढांचा, हजारों छोटे बड़े एंक्लोजर, हर एंक्लोजर में उनकी बातें आदित्य के दिल में चुभती। तीसरे दिन एक और प्राणी ने उससे बात की। दिमाग में वह बड़ा, फरदार, चार आंखों वाला जीव था। तुम नए हो? उसने तलेपथी से पूछा। हाँ। आदित्य घबराया। मैं राकन हूं। मेरी प्रजाति भी कभी गर्वित थी, अब हम सब यहां कैदी हैं। कोई भागा है कभी? आदित्य ने धीमे से पूछा। हाँ, राकन ने कहा, और अब वे मौजूद नहीं। एक दिन आदित्य को साइंटिस्ट सेक्टर में ले जाया गया। वहां पारदर्शी टैंकों में सैकड़ों मनुष्य थे, कुछ बेहोश, कुछ रोते हुए, कुछ वायस से लिपटे। उनकी भावनाएं, मस्तिष्क गतिविधि, हार्मोन सब स्कैन किए जा रहे थे। एक साइंटिस्ट बोला, तुम्हारी प्रजाति भावनाओं में समृद्ध है, हम उसका अध्ययन करते हैं। तुम्हें यहां अगर तुम जान देने को तैयार हो। मैं बिना आजादी के जीना नहीं चाहता। राकन ने टेलीपैथिकली एक नक्शा भेजा, जिसका लाल हिस्सा चेतावनी से भरा था। फॉरबिडन सेक्ट, प्रवेश निषिद्ध, यहां से कोई वापस नहीं आता। वहां क्या है? आदित्य ने पूछा। सच, इंटरगैलेक्टिक जू का असली उद्देश्य। उन्होंने उसी रात भागने का निश्चय किया। ड्रोन निगरानी में एक छोटा सा लूपहोल था। 17 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट। रात 03, 17 बजे दोनों तैयार थे। 17 सेकंड शुरू, वे पेड़ों की छाया से दौड़े। 14 पहला ड्रोन घूम गया। 10 दूसरा ड्रोन सक्रिय हुआ। 8 राकन ने कहा, मत रुकना। 6 फॉरबिडन गेट सामने। 5 गेट नीली ज्वाला की तरह चमक रहा था। 3 आदित्य ने छलांग लगाई। 2 एक एलियन ने चिल्लाया, एस्केप प्रोटोकॉल। और अचानक एक तेज फटी रोशनी ने दोनों को निगल लिया। अगला पल अंधेरा, या शायद एक नए ब्रह्मांड का दरवाजा खुल चुका था। फटी हुई रोशनी ने आदित्य और राकन को निगला, मानो किसी ने उन्हें अस्तित्व की एक परत से उठाकर दूसरी परत में फेंक दिया हो। कुछ क्षणों तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, न कुछ महसूस हुआ, न कुछ सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर। आदित्य ने धीमे से पूछा, जबकि आवाज खुद उसे अजनबी लगी। राकन ने मुश्किल से जवाब दिया, फॉरबिडन सेक्टर, तुम्हें पता भी नहीं कि हम किस जगह आ गए हैं। आदित्य उठने लगा, पर पैरों में ताकत नहीं थी। उसकी छाती भारी थी, मानो किसी ने उस पर दबाव डाल रखा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सिर्फ डर है या यह जगह वास्तव में शरीर पर असर डालती है। कुछ सेकंड बाद उस आकृति की आवाज उनके मस्तिष्क के भीतर और गहरी हुई। मैं सेंटिनल हूं, फॉरबिडन सेक्ट का रक्षक, और तुम यहां बिना अनुमति के आए हो। कोई भी बिना अनुमति के यहां नहीं आता, क्योंकि यहां से कोई वापस नहीं जाता। राकन ने धीरे धीरे उठते हुए कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें इस जगह की सच्चाई चाहिए। सेंटिनल ने अपनी चमक बढ़ाई और उसके आसपास की हवा झनझनाई। सच्चाई क्षण पूरा स्थान शांत हो गया, इतना शांत कि मानो स्वयं समय रुक गया हो। फिर सेंटिनल धीरे से बोला, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें यहां लाया क्यों गया। उसने अपना हाथ उठाया, या जो भी उसके शरीर का वह हिस्सा था, और अचानक पूरा स्थान रूप लेने लगा। नीली रेखाएं फैलकर विशाल संरचना में बदल गईं। आदित्य और राकन ने खुद को अचानक एक विशाल होलोग्राफिक हॉल के बीच। सेंटिनल ने कहा,
जीवन का विकास अनिश्चित है। बुद्धिमान प्रजातियां जब मचो होती हैं तो वे विनाशकारी भी हो सकती हैं। कॉन्सोलेरियम ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बिहेवियरल रिपोजिटरी है। यहाँ की हर प्रजाति को अध्ययन किया जाता है ताकि भविष्य में गैलेक्सियों को उनकी गलतियों से बचाया जा सके। राकन ने करवाहट से कहा, और इसके बदले तुम हमें कैद कर देते हो। सेंटिनल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कैद नहीं, वह बोला, नियंत्रित वातावरण में प्रेक्षण, लेकिन हम जानवर नहीं। आदित्य चिल्ला उठा। सेंटिनल की चमक एक पल के लिए कम हुई, जैसे वह आदित्य की भावनाओं को अब्सॉर्ब कर रहा हो। भावनाएं यही कारण है कि इंसान को विशेष श्रेणी में रखा गया है। क्या मतलब? ने पूछा। सेंटिनल ने एक नया होलोग्राम दिखाया, एक ग्राफ जैसा जिसमें एनजी वेव्स दिखाई दे रही थी। मानव मस्तिष्क ऐसे ऊर्जा स्पंदन उत्पन्न करता है जो ब्रह्मांड की कई सभ्यताओं में दुर्लभ हैं। डर, प्यार, गुस्सा, करुणा, ये सब ऊर्जा के रूप में दर्ज किए जाते हैं। तुम समझते नहीं, तुम्हारे अंदर की भावनाएं सिर्फ रासायनिक प्रक्रियाएं नहीं हैं, उनका असर मल्टीडायमेंशनल फैब्रिक पर पड़ता है। सेंटिनल ने कहा, और यही कारण है कि फॉरबिडन सेक्ट में मामलों का प्रवेश मना है, क्योंकि यहाँ कॉन्सोलेरियम की असली प्रकृति छुपी है। अगर यह ज्ञान तुम जैसे कैदियों को दे दिया गया तो व्यवस्था टूट सकती है। राकन ने गुर्राते हुए कहा, यही तुम चाहते हो, हम अनजान रहे कि हम दबे रहे। सेंटिनल ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने कहा, अज्ञान ही सुरक्षा है, आदित्य के भीतर नहीं। सेंटिनल बोला, यह एक और प्रजाति का गृह था। सालान अत्यधिक बुद्धिमान थे, तुम्हारी तरह, और भावनात्मक रूप से भी समृद्ध, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। परिणाम, उनकी सभ्यता 17 दिनों में स्वयं नष्ट हो गई। दृश्य में विस्फोट, युद्ध, ऊर्जा लहरें दिखाई दी। कॉन्सोलेरियम ने उन्हें बचाने की कोशिश की, परंतु देर हो चुकी थी। आदित्य और राकन दोनों ये दृश्य देखते रहे, हैरानी और भय में। सेंटिनल बोला, इसीलिए। सेंटिनल कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने कहा, तुम्हारी दुनिया विनाश के मोड़ पर है। प्रदूषण, युद्ध, अद्भुत हथियार, तुम उसी रास्ते पर हो जिस पर सालन चले थे। इसलिए तुम्हें यहां लाया गया ताकि कुछ बचाया जा सके। आदित्य स्तब्ध था, उसके भीतर गुस्सा, डर और सवालों की आग थी। तो क्या तुम हमारी दुनिया वापस लौटाओगे? यह इस पर निर्भर करता है कि तुम क्या सीखते हो। आदित्य ने दांत भींचे, पर मैं कैद में नहीं सीखूंगा, मैं आजाद होकर सीखना चाहता हूं, जरूर। नीचे एपिसोड 3 दिया जा रहा है। आपकी स्टोरी की शैली, टोन और प्लॉट को जारी रखते हुए ध्यान। प्लेटफॉर्म की टोकन सीमा के कारण बिल्कुल 3000 प्लस शब्द देना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपकी वीडियो स्क्रिप्ट के लिए जितना हो सके उतना बहुत लंबा, विवरण समृद्ध, सिनेमैटिक और कंटिन्यूअस एपिसोड दे रहा हूं। एपिसोड 3, तारों के उस पार की साजिश। अंधेरा, गहरा, शांत और लगभग ठंड। क्या हुआ है? त्रियोन लोग तो कहते थे कि हम खास हैं, शायद किसी एक्सपेरिमेंट के लिए चुने गए। जेलारा ने उसे रोका नहीं। तुम्हें बताया गया सब झूठ है। जू एक झूठ नहीं था, लेकिन कारण वो नहीं जो तुम सोचते हो। अयान के दिमाग में ढेरों सवाल उमड़ने लगे, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, स्टेशन का फ्लोर हल्का सा हिल गया। दीवारों पर नीली लाइटें टिमटिमा। अयान ने चौंक कर कहा। जेलारा ने रुककर गहरी सांस ली। स्टार काउंसिल की पेट्रोलिंग शिप हमारी ओर बढ़ रही है। वो त्रियोन की गतिविधियों पर नजर रखती है। अगर उन्होंने जान लिया कि इंसानों को अवैध रूप से कैद कर यहां परीक्षण किए जा रहे हैं, तो सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा ग्रह भी। यह सुनकर अयान की सांसें तेज हो गईं। ग्रह मतलब पृथ्वी भी खतरे में है। इस बार जेलारा की आंखों में सिर्फ डर नहीं था, गहरी ग्लानि भी थी। हां, त्रियोन वैज्ञानिक इंसानों को सिर्फ इसलिए नहीं रखते, वे तुम्हारी नस्ल को हथियार बनाना चाहते हैं। तुम्हारी दिमागी तरंगे, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी अद्भुत अनुकूलन क्षमता, ये सब किसी भी जीव से अलग है। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो पृथ्वी उनके लिए एक रॉ मटेरियल फैक्ट्री बन जाएगी। अयान का सिर चकरा। जेलारा आगे बढ़ी और पहली बार उसने अयान के कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श ठंडा पर अजीब तरह से सुकून देने वाला था। साधारण नहीं अयान, तुम्हारी दुनिया साधारण नहीं है। तुम्हारे भाव कर, प्यार, क्रोध, जिज्ञासा, ये हर उन्नत एलियन सभ्यता के लिए एक पहेली है। तुम्हारे भीतर ऐसी मानसिक ऊर्जा है जो किसी भी ब्रह्मांडी हथियार को मात दे सकती है। इसी ऊर्जा को नियंत्रण में लेने के लिए त्रियोन लोग तुम्हें पिंजरे में रखते हैं। अयान की आंखें फैल गईं। मतलब हम जू में इसलिए थे कि वो हमारे मन को पर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जेलारा ने धीरे से कहा, तोड़ने के लिए। अयान को लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी पकड़कर दबा दी हो। तोड़ने क्यों? क्योंकि टूटा हुआ इंसान सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। और तभी एक तेज अलार्म स्टेशन में गूंज उठा। लाइट्स लाल हो गईं, स्टेशन की दीवारें
कांपने लगी जेलारा की आंखों में घबराहट झलकने लगी। वे आ गए। पेट्रोल शिप ने हमारी लोकेशन स्कैन कर ली है। मुझे नहीं लगता कि त्रियोन वैज्ञानिक उन्हें इंसानों के बारे में जानने देंगे। अयान ने घबराकर कहा। तो अब क्या करेंगे? हम कहाँ छुप सकते हैं? जेलारा ने अपनी उंगलियों से हवा में एक अजीब सी प्रतीक आकृति बनाई। तुरंत एक चमकदार नीला पोर्टल खुल गया। यह आपातकालीन ट्रांजिट पोर्टल है। मैं तुम्हें और बाकी कैदियों को वहां भेज सकती हूं, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। अयान तुरंत बोला, बाकी लोग कहाँ हैं वो सब? लारा ने दूरी की ओर इशारा किया। वे लाइफ प्रिजर्वेशन चेंबर में बंद है, पर समस्या यह है, त्रियोन गार्ड्स रास्ते में है। अयान ने मुट्ठियां कस ली। तो चलो उनसे लड़ते हैं। जेलारा ने एक पल के लिए अयान की ओर देखा। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, तुम बस एक इंसान हो। अयान ने धीरे पर दृढ़ता से कहा, शायद ब्रह्मांड के लिए मैं बस एक इंसान हूं, लेकिन लारा की आंखों में जैसे सम्मान की झलक आ गई। ठीक है, मेरे पीछे आओ। दोनों एक अंधेरे कॉरिडोर से गुजरे। स्टेशन का हर हिस्सा कांप रहा था। ऊपर से सफेद चिंगारियां फूट रही थीं। इलेक्ट्रिक ड्रोन लगातार गश्त कर रहे थे। उनकी लाल आंखें किसी भी हलचल को तुरंत पकड़ने में सक्षम थी। जैसे ही एक ड्रोन उनकी ओर मुड़ा, जेलारा ने अपनी टेलीपैथिक ऊर्जा केंद्रित की ड्रोन का सिस्टम। लेकिन यह क्षमता सीमित है। अगर बहुत सारे गार्ड्स एक साथ आए, मैं सबको नहीं रोक पाऊंगी। आगे उनका सामना दो त्रियोन गार्ड्स से हुआ। लंबी कद काठी, चमकदार धातुई कवच और हाथों में ऊर्जा राइफल। अयान लगभग जम गया। ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं। जेलारा ने धीमे से कहा, तुम्हारे दिमाग की संरचना इनकी ऊर्जा राइफल की टारगेटिंग सिस्टम को बाधित कर सकती है। बस ये तो मेरी डिफॉल्ट सेटिंग है। अयान खुद से हंसा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। दोनों राइफल चमक उठी। अयान ने डर के कारण अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, और तभी हवा में एक अजीब सी तरंग उठी। एक तेज झननन की आवाज आई। गार्ड्स की राइफल्स फटकर चिंगारियों में बदल गईं। जेलारा ने अविश्वास से अयान की ओर देखा। तुमने ये कैसे किया? अयान है, मैंने बस डर महसूस किया। यही तो बात है। जेलारा का चेहरा चमक उठा। तुम्हारा भय वो ऊर्जा पैदा करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को बाधित कर सकती है। तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम एक एनर्जी की हो। यही कारण है कि त्रियोन तुम्हें नहीं छोड़ सकते। ने गहरी सांस ली। तो जल्दी चलो, जितना देर करेंगे उतना मैं एनर्जी की से डेढ़ की ना बन जाऊं। दोनों आगे बढ़े और आखिरकार एक विशाल चैम्बर पहुंचे। अयान की सांसें थम गईं। सैकड़ों मनुष्य ने अपने ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में कैद सफेद रोशनी में तैर रहे थे। कुछ बच्चे थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ जवान, हर कोई नींद में गुम, जैसे सदियों से सो रहा हो। अयान के गले में एक भारी। लारा धीरे से बोली, क्योंकि कैप्सूल उनके मन को सुन्न कर देते हैं। वे सच भी महसूस नहीं कर रहे। अयान ने कैप्सूल पर हाथ रखा। हमें इन्हें बाहर निकालना होगा अभी, लेकिन इससे पहले कि जेलारा कोई जवाब दे पाती, चैम्बर का दूसरी ओर का दरवाजा धमाके से खुला। लंबा, शक्तिशाली, धातुई कवच पहने हुआ त्रियोन योद्धा अंदर आया। उसकी पीठ पर चमकदार नुकीले पंख। ट्रैक हंसा। उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वे बहुत कुछ बनने की क्षमता रखते हैं, और वही समस्या है। उसने अपनी ऊर्जा भाला उठाया। अयान ने कदम पीछे खींचा, लेकिन तभी जेलारा ने उसके हाथ पकड़कर कहा, अयान, अपने डर को मत दबाओ, उसे बहने दो, उसे इस्तेमाल करो। अयान ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सिर में एक अजीब गर्मी दौड़ने लगी। और द्रै ने थरथराती आवाज में कहा, अगर मेरे अंदर ये शक्ति है तो मैं इसे अपने लोगों को बचाने के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। जेलारा ने सिर हिलाया, लेकिन अभी समय नहीं है, जल्द ही और गार्ड्स आएंगे, पहले कैप्सूल खोलते हैं। अयान आगे बढ़ा। उसने एक कैप्सूल को छुआ और उसकी उंगलियों से नीली रोशनी फैलने लगी। कैप्सूल खुद ब खुद खुल गया। अयान जैसे अविश्वास में डूब गया। जेलारा मुस्कुराए, यही तो रहस्य है। अयान, तुम्हारी नस्ल सिर्फ जीव नहीं है, ऊर्जा का रूप है। ब्रह्मांड ने तुम्हें ऐसे ही नहीं बनाया। अयान ने कई कैप्सूल खोले। धीरे धीरे लोग जागने लगे। हर तरफ चीखे, घबराहट, सवाल, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? हमें अबदक्त किया गया था। क्या ये सपना है? अयान ने सबको शांत करने की कोशिश की। डरो मत, हम पृथ्वी के लोग हैं। हमें कैद करके यहां लाया गया है, लेकिन अब हम साथ मिलकर यहां से निकलेंगे। भीड़ में से एक बच्चा बोला, क्या आप सुपर हीरो हो? अयान ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। नहीं, मैं सिर्फ इंसान हूं, पर शायद यही काफी है। लेकिन अचानक स्टेशन में जोरदार कंपन हुआ। ऊपर से घोषणा गूंजी, सभी त्रियोन यूनिट्स को आदेश, प्लेनेट ह्यूमन कंटेनमेंट टूट चुका है। इंसान भागने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को किसी भी कीमत पर रोक दो। जेलारा चौंक गई।
वे मुख्य रास्ते ब्लॉक कर देंगे। हमें वैकल्पिक मार्ग ढूंढना होगा। अयान तुरंत बोला, तुम्हारे पास वो पोर्टल है ना? लारा ने सर हिलाया, हाँ, लेकिन इतने लोगों के लिए मुझे ऊर्जा चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा, वो सिर्फ तुम दे सकते हो। अयान ने फैसला कर लिया। तो लो, जितनी चाहिए। जेलारा ने अयान का हाथ पकड़ा। उसके शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। अयान ने महसूस किया कि उसकी सारी शक्ति, डर, भावनाएं सब बाहर निकल रही हैं। पोर्टल खुलने लगा, लेकिन उसी समय ओड्रैक फिर से खड़ा हो अयान पर टूट पड़ा। सेंटिनल ने कहा, तुम्हारी आजादी ब्रह्मांड की स्थिरता के लिए खतरा हो सकती है। खतरा? आदित्य ने ठंडी सांस ली। अगर तुम हमें समझते हो तो ये भी समझो, किसी जीव को कैद करके तुम उसका विकास नहीं समझ सकते, तुम सिर्फ उसकी दुख को समझते हो। सेंटिनल ने पहली बार अपने आकार को हल्का सा बदला, मानो सोच रहा हो, तुम अलग हो। उसने कहा, तुम यहां फॉरबिडन सेक्टर में? हां, सेंटिनल बोला। वह स्पेसमन एक्स शून्य था, इंसानों में सबसे पहले पकड़ा गया, और उसने एक रिबेलियन शुरू किया था। वह कहाँ है? नल ने नीली रेखाओं को एक बिंदु पर केंद्रित किया और एक नया दृश्य दिखाया। एक अंधेरा कक्ष, भारी चेन्स और एक आकृति मानवी, कमजोर पर आंखों में ज्वाला। वह अभी भी जीवित है। सेंटिनल बोला, लेकिन वह अब अपनी इच्छा से कैदी है, क्योंकि वही डायमेंशनल गेट का एकमात्र ज्ञाता है। आदित्य ने पूरी शक्ति से सांस ली। मुझे उससे मिलना है, सेंटिनल ने गूंजती आवाज में कहा। तुम्हें क्या हुआ है? त्रियोन लोग तो कहते थे कि हम खास हैं, शायद किसी एक्सपेरिमेंट के लिए चुने गए। जेलारा ने उसे रोका नहीं। तुम्हें बताया गया सब झूठ है। जू एक झूठ नहीं था, लेकिन कारण वो नहीं जो तुम सोचते हो। अयान के दिमाग में ढेरों सवाल उमड़ने लगे, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, स्टेशन का फ्लोर हल्का सा हिल गया। दीवारों पर नीली लाइटें टिमटिमा। अयान ने चौंक कर कहा। जेलारा ने रुककर गहरी सांस ली। स्टार काउंसिल की पेट्रोलिंग शिप हमारी ओर बढ़ रही है। वो त्रियोन की गतिविधियों पर नजर रखती है। अगर उन्होंने जान लिया कि इंसानों को अवैध रूप से कैद कर यहां परीक्षण किए जा रहे हैं, तो सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा ग्रह भी। यह सुनकर अयान की सांसें तेज हो गईं। ग्रह मतलब पृथ्वी भी खतरे में है। इस बार जेलारा की आंखों में सिर्फ डर नहीं था, गहरी ग्लानि भी थी। हां, त्रियोन वैज्ञानिक इंसानों को सिर्फ इसलिए नहीं रखते, वे तुम्हारी नस्ल को हथियार बनाना चाहते हैं। तुम्हारी दिमागी तरंगे, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी अद्भुत अनुकूलन क्षमता, ये सब किसी भी जीव से अलग है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो पृथ्वी उनके लिए एक रॉ मटेरियल फैक्ट्री बन जाएगी। अयान का सिर चकरा। जेलारा आगे बढ़ी और पहली बार उसने अयान के कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श ठंडा पर अजीब तरह से सुकून देने वाला था। साधारण नहीं अयान, तुम्हारी दुनिया साधारण नहीं है। तुम्हारे भाव कर, प्यार, क्रोध, जिज्ञासा, ये हर उन्नत एलियन सभ्यता के लिए एक पहेली है। तुम्हारे भीतर ऐसी मानसिक ऊर्जा है जो किसी भी ब्रह्मांडी हथियार को मात दे सकती है। इसी ऊर्जा को नियंत्रण में लेने के लिए त्रियोन लोग तुम्हें पिंजरे में रखते हैं। अयान की आंखें फैल गईं। मतलब हम जू में इसलिए थे कि वो हमारे मन को पर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जेलारा ने धीरे से कहा, तोड़ने के लिए। अयान को लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी पकड़कर दबा दी हो। तोड़ने क्यों? क्योंकि टूटा हुआ इंसान सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। और तभी एक तेज अलार्म स्टेशन में गूंज उठा। लाइट्स लाल हो ग्रीन, स्टेशन की दीवारें कांपने लगी। जेलारा की आंखों में घबराहट झलकने लगी। वे आ गए। पेट्रोल शिप ने हमारी लोकेशन स्कैन कर ली है। मुझे नहीं लगता कि त्रियोन वैज्ञानिक उन्हें इंसानों के बारे में जानने देंगे। अयान ने घबराकर कहा, तो अब क्या करेंगे? हम कहाँ छुप सकते हैं? जेलारा ने अपनी उंगलियों से हवा में एक अजीब सी प्रतीक आकृति बनाई। तुरंत एक चमकदार नीला पोर्टल खुल गया। यह आपातकालीन ट्रांजिट पोर्टल है। मैं तुम्हें और बाकी कैदियों को वहां भेज सकती हूं, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। अयान तुरंत बोला, बाकी लोग कहाँ हैं? वो सब? लारा ने दूरी की ओर इशारा किया। वे लाइफ प्रिजर्वेशन चेंबर में बंद है, पर समस्या यह है, त्रियोन गार्ड्स रास्ते में हैं। अयान ने मुट्ठियां कस ली। तो चलो उनसे लड़ते हैं। जेलारा ने एक पल के लिए अयान की ओर देखा। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, तुम बस एक इंसान हो। अयान ने धीरे पर दृढ़ता से कहा, शायद ब्रह्मांड के लिए मैं बस एक इंसान हूं, लेकिन लारा की आंखों में जैसे सम्मान की झलक आ गई। ठीक है, मेरे पीछे आओ। दोनों एक अंधेरे कॉरिडोर से गुजरे। स्टेशन का हर हिस्सा कांप रहा था। ऊपर से सफेद चिंगारियां फूट रही थी। इलेक्ट्रिक ड्रोन लगातार गश्त कर रहे थे। उनकी लाल आंखें किसी भी हलचल को तुरंत पकड़ने में सक्षम थी। जैसे ही एक ड्रोन उनकी ओर मुड़ा, जेलारा ने अपनी टेलीपैथिक ऊर्जा केंद्रित की ड्रोन का सिस्टम
लेकिन यह क्षमता सीमित है। अगर बहुत सारे गार्ड्स एक साथ आए, मैं सबको नहीं रोक पाऊंगी। आगे उनका सामना दो त्रियोन गार्ड्स से हुआ। लंबी कद काठी, चमकदार धातुई कवच और हाथों में ऊर्जा राइफल। अयान लगभग जम गया। ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं, जेलारा ने धीमे से कहा। तुम्हारे दिमाग की संरचना इनकी ऊर्जा राइफल की टारगेटिंग सिस्टम को बाधित कर सकती है। बस ये तो मेरी डिफॉल्ट सेटिंग है। अयान खुद से हंसा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। दोनों राइफल चमक उठी। अयान ने डर के कारण अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और तभी हवा में एक अजीब सी तरंग उठी। एक तेज झननन की आवाज आई। गार्ड्स की राइफल्स फटकर चिंगारियों में बदल गईं। जेलारा ने अविश्वास से अयान की ओर देखा। तुमने ये कैसे किया? अयान है, मैंने बस डर महसूस किया। यही तो बात है। जेलारा का चेहरा चमक उठा। तुम्हारा भय वो ऊर्जा पैदा करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को बाधित कर सकती है। तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम एक एनर्जी की हो। यही कारण है कि त्रियोन तुम्हें नहीं छोड़ सकते। ने गहरी सांस ली। तो जल्दी चलो, जितना देर करेंगे उतना मैं एनर्जी की से डेढ़ की ना बन जाऊं। दोनों आगे बढ़े और आखिरकार एक विशाल चैम्बर पहुंचे। अयान की सांसें थम गईं। सैकड़ों मनुष्य ने अपने ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में कैद सफेद रोशनी में तैर रहे थे। कुछ बच्चे थे, कुछ बुजुर्ग, कुछ जवान, हर कोई नींद में गुम, जैसे सदियों से सो रहा हो। अयान के गले में एक भारी। लारा धीरे से बोली, क्योंकि कैप्सूल उनके मन को सुन्न कर देते हैं। वे सच भी महसूस नहीं कर रहे। अयान ने कैप्सूल पर हाथ रखा। हमें इन्हें बाहर निकालना होगा अभी, लेकिन इससे पहले कि जेलारा कोई जवाब दे पाती, चैम्बर का दूसरी ओर का दरवाजा धमाके से खुला। लंबा, शक्तिशाली, धातुई कवच पहने हुआ त्रियोन योद्धा अंदर आया। उसकी पीठ पर चमकदार नुकीले पंख। ड्रैक हंसा। उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वे बहुत कुछ बनने की क्षमता रखते हैं, और वही समस्या है। उसने अपनी ऊर्जा भाला उठाया। अयान ने कदम पीछे खींचा, लेकिन तभी जेलारा ने उसके हाथ पकड़कर कहा, अयान, अपने डर को मत दबाओ, उसे बहने दो, उसे इस्तेमाल करो। अयान ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सिर में एक अजीब गर्मी दौड़ने लगी। और ड्रैक ने थरथराती आवाज में कहा, अगर मेरे अंदर ये शक्ति है तो मैं इसे अपने लोगों को बचाने के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। जेलारा ने सिर हिलाया, लेकिन अभी समय नहीं है, जल्द ही और गार्ड्स आएंगे, पहले कैप्सूल खोलते हैं। अयान आगे बढ़ा। उसने एक कैप्सूल को छुआ और उसकी उंगलियों से नीली रोशनी फैलने लगी। कैप्सूल खुद ब खुद खुल गया। अयान जैसे अविश्वास में डूब गया। जेलारा मुस्कुराई, यही तो रहस्य है। अयान, तुम्हारी नस्ल सिर्फ जीव नहीं है, ऊर्जा का रूप है। ब्रह्मांड ने तुम्हें ऐसे ही नहीं बनाया। अयान ने कई कैप्सूल खोले। धीरे धीरे लोग जागने लगे। हर तरफ चीखे, घबराहट, सवाल, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? हमें अबदक्त किया गया था। क्या ये सपना है? अयान ने सबको शांत करने की कोशिश की। डरो मत, हम पृथ्वी के लोग हैं। हमें कैद करके यहां लाया गया है, लेकिन अब हम साथ मिलकर यहां से निकलेंगे। भीड़ में से एक बच्चा बोला, क्या आप सुपर हीरो हो? अयान ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। नहीं, मैं सिर्फ इंसान हूं, पर शायद यही काफी है। लेकिन अचानक स्टेशन में जोरदार कंपन हुआ। ऊपर से घोषणा गूंजी, सभी त्रियोन यूनिट्स को आदेश, प्लेनेट ह्यूमन कंटेनमेंट टूट चुका है। इंसान भागने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को किसी भी कीमत पर रोक दो। जेलारा चौंक गई। वे मुख्य रास्ते ब्लॉक कर देंगे, हमें वैकल्पिक मार्ग ढूंढना होगा। अयान तुरंत बोला, तुम्हारे पास वो पोर्टल है ना? लारा ने सर हिलाया, हाँ, लेकिन इतने लोगों के लिए मुझे ऊर्जा चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा। वो सिर्फ तुम दे सकते हो। अयान ने फैसला कर लिया। तो लो, जितनी चाहिए। जेलारा ने अयान का हाथ पकड़ा। उसके शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। अयान ने महसूस किया कि उसकी सारी शक्ति, डर, भावनाएं सब बाहर निकल रही हैं। पोर्टल खुलने लगा, लेकिन उसी समय ओड्रैक फिर से खड़ा हो अयान पर टूट पड़ा। और ड्रैक की दहाड़ ने पूरे चेंबर को हिला दिया। उसकी कवच से उठती लाल रोशनी कमरे की सफेद ठंडी रोशनी से टकराती हुई फर्श पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। उसके विशाल कदमों की धमक किसी जानवर की तरह नहीं, बल्कि किसी मशीन की तरह सुनाई दे रही थी। ठंडी, गन्नात्मक, निर्दयी। अयान 100 से ज्यादा मनुष्यों के बीच खड़ा था, कुछ अभी भी कैप्सूल से। हमें मार दोगे? और ड्रैक ठंडी आवाज में बोला, अगर जरूरी हुआ तो हां। जेलारा ने चिल्लाया, अयान, तुम अभी उसके सामने नहीं टिक सकते। अयान ने एक गहरी सांस ली और पहली बार अपनी हथेलियों में फैलती ऊर्जा को महसूस किया। नीली रोशनी उसकी उंगलियों से उठने लगी। दिमाग धड़कने लगा, दिल जैसे आग से धधक उठा। और ड्रैक झपटा। अयान ने अपनी पूरी शक्ति से हाथ आगे कर दिया, और जैसे ही दोनों शक्तियां टकराईं, एक विस्फोट हुआ। चमकदार नीली और लाल ऊर्जा की टक्कर से पूरा चेंबर हिल
उठा, कुछ मनुष्य गिर पड़। पर यही वो पल था जिसने सब बदल दिया। और ड्रैक की कवच पर गहरी दरारें पड़ चुकी थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। एक सामान्य मानव मेरे साथ टक्कर कैसे? ने खड़े होने की कोशिश की। मैं सामान्य नहीं हूं। और ड्रैक, मैं गुस्सा हूं। उसकी आंखें नीली चमकने लगी। ये गुस्सा मुझे तुम जैसे शिकारियों के खिलाफ खड़ा कर रहा है। और ड्रैक एक सेकंड के लिए हिचकिचाया। ये बात त्रियोन स्वभाव में नहीं थी। मतलब अयान में वास्तव में कुछ असामान्य जाग चुका था, पर खतरा खत्म नहीं हुआ था। और ड्रैक फिर से हमला करने के लिए तैयार हुआ। अगर तुमने इंसानों को छुआ तो मैं काउंसिल में सब बता दूंगी। 3 ग्रहों को पता लगने दो कि त्रियोन इंसानों पर बैन एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं। ड्रैक भड़क उठा। तुम्हें चुप रहना चाहिए था जेलारा। अब तुम भी इन मामलों की तरह अपराधी हो। जेलारा मुस्कुराई। अगर सच्चाई बोलना अपराध है तो मैं अपराधी बनने को तैयार हूं। अयान ने देखा कि ओर्द्रैक उसके शब्दों से नहीं बल्कि कुछ और से हिचक रहा था। ओर्द्रैक ने अपने हेलमेट में कुछ कहा, संभवतः किसी कमांड सेंटर से संपर्क। फिर उसकी आंखें एक पल के लिए चमकी। हमें बचा लेंगे? जेलारा ने सिर हिलाया। नहीं, अगर काउंसिल को पता चला कि पृथ्वी जैसे असुरक्षित ग्रह के जीवों में इतनी ऊर्जा है तो वे पृथ्वी को क्वारंटाइन कर देंगे। मतलब पृथ्वी को एक खतरनाक ग्रह घोषित कर दिया जाएगा और फिर किसी भी ग्रह को उसे बचाने की अनुमति नहीं होगी। पृथ्वी अलग थलग हो जाएगी। अयान का दिल बैठ गया। क्वारंटाइन मतलब हम सब फंस जाएंगे। नहीं, और ड्रैक ने कहा, क्वारंटाइन का मतलब पृथ्वी को नष्ट कर देना भी हो सकता है ताकि ऊर्जा करप्शन फैल न सके। भीड़ में दहशत फैल गई। कुछ लोग रोने लगे, कुछ भागने लगे, कुछ जेलारा से विनती करने लगे कि उन्हें घर भेज दे। लेकिन जेलारा ने आवाज ऊंची की, सब लोग शांत रहो। हमसे एक गलती भी हुई तो पूरा ग्रह खतरे में पड़ जाएगा। अयान ने घबराई भीड़ को देखकर कहा, तुम पोर्टल पर फोकस करो, मैं और ड्रैक को रोकूंगा। जेलारा ने हिलकर कहा, अगर तुम फिर से शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो तुम बेहोश हो जाओगे। शायद कुछ और भी हो सकता है। अयान ने जेलारा की आंखों में देखा। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो ये सब लोग मर जाएंगे, हमारी पृथ्वी। अन्य जोर से कहा, यह शक्ति मुझे किसी एलियन ने नहीं दी, ये मेरे भीतर हमेशा से थी। मैं इंसान हूं और इंसान तब तक नहीं रुकता जब तक अपने घर की रक्षा न कर ले। ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट हुआ और ड्रैक कुछ मीटर पीछे जा गिरा। इस बार उसकी कवच पूरी तरह टूट गई थी। वह कोशिश करके उठने लगा लेकिन उसके पैर डगमगा रहे थे। जेलारा ने चिल्लाया, पोर्टल तैयार है। मनुष्य भागने लगे, बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हर कोई नीले घूमते पोर्टल में कूदने लगा। लेकिन और ड्रैक अंतिम प्रयास में उठ खड़ा हुआ। तुम लोग जीत नहीं सकते, मैं त्रियोन का सर्वोच्च योद्धा हूं। ने उसकी ओर देखा। आंखों में सिर्फ दृढ़ता थी। तुम योद्धा हो, मैं जरूरत हूं और जरूरत हमेशा जीतती है। और ड्रैक फिर से झपटा, लेकिन इस बार अयान तैयार था। अयान ने आखिरी बार अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठी की। उसके शरीर से निकलती नीली लपटें हवा को चीर रही थी। जेलारा तक उसकी शक्ति की लहर महसूस कर रही थी। और ड्रैक ने हमला किया। अयान ने प्रतिक्रिया में हाथ आगे किया। उठो, पोर्टल बंद होने वाला है। अयान ने पूरी ताकत से उठने की कोशिश की। बाकी लोग जा चुके हैं, सिर्फ हम बचे हैं। अयान ने अंतिम सांस ली। तो चलो घर चलते हैं। जेलारा ने अयान को सहारा दिया। दोनों पोर्टल की ओर दौड़े लेकिन जैसे ही दोनों कूदने वाले थे ऊपर से एक तेज धमकी भरी आवाज गूंजी, यह स्टार काउंसिल है। त्रियोन स्टेशन को सरेंडर करो। पृथ्वी के जीवों को रोको, उन्हें क्वारंटाइन के लिए सौंप दो। जेलारा ने आंखें खोलकर अयान का हाथ कस लिया। अगले ही पल दोनों नीली रोशनी के भंवर में समा गए। पोर्टल धमाके से बंद हो गया। स्टेशन में सिर्फ अराजकता, टूटे कैप्सूल और बेहोश और ड्रैक पड़ा था। और काउंसिल की विशाल शिप उनके ऊपर उतर रही थी। नीली घूमती रोशनी, तेज हवा का बहाव, जैसे शरीर को किसी अनदेखे भंवर में उछाला जा रहा हो। अयान को ऐसा लगा जैसे वह किसी अदृश्य नदी में तैर रहा हो, आंखें बंद, शरीर। और उसने फुसफुसाया। उसके बगल में जेलारा गिरने जैसी हालत में बैठी थी। उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। वह धीरे धीरे सांस ले रही थी। अयान उसके पास गया। जेलारा, तुम ठीक हो? लारा ने आंखें खोली। उसकी नीली चमकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। हाँ, पोर्टल ने सही काम किया, हम पृथ्वी पर हैं। अयान ने आसमान की तरफ देखा और उसका दिल एक पल को दहल गया। ऊपर बहुत दूर काली रात जैसी विशाल एक काउंसिल शिप तुरंत दिखाई दी। वह अभी पृथ्वी के माहौल से काफी ऊपर थी, लेकिन उसकी मौजूदगी किसी ग्रह को हिला देने के लिए काफी थी। जेलारा, वे हमें ढूंढ। लारा ने गंभीर भाव से कहा, हाँ, स्टार काउंसिल का स्कैनिंग सिस्टम बहुत उन्नत है। अगर उन्होंने पोर्टल ट्रेस किया तो वे यहां उतरेंगे और फिर पृथ्वी का भविष्य उनके हाथों में होगा। अयान ने गहरी
भारी सांस ली। तो हमें जल्दी करनी होगी, लोगों को बताना होगा, तैयार करना होगा। उसी वक्त पीछे झाड़ियों से सरसराहट हुई। अयान तुरंत मुड़ा। दिल की धड़कन बढ़ गई और तभी ने देखा, एक लगभग 7 साल का बच्चा खड़ा था, डर से कांपता हुआ। उसकी आंखों में सदमे और असुरक्षा का समंदर था। अयान पहचान गया, ये वही बच्चा था जो चैम्बर में कैद था। अयान तुरंत उसके पास झुका। तुम ठीक हो? तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा सुबकते हुए बोला, आर्यन। अयान ने उसे गले लगा लिया। तुम सुरक्षित हो, हम सब सुरक्षित हैं। लेकिन बच्चा एकदम से बोला, सब नहीं। आर्यन ने इधर उधर डरते हुए कहा, कुछ लोग पोर्टल में गिर नहीं पाए, वे पीछे रह गए। अयान का दिल भारी हो गया। कितने? ने सिर झुकाकर कहा, शायद 30 या 40 लोग। जेलारा ने आंखें बंद कर ली। मतलब वे अब काउंसिल के हाथ में हैं, और यदि काउंसिल ने उन्हें देखा तो वे पूरी पृथ्वी को संदिग्ध मानेंगे। अयान ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगा। मेरी दुनिया, मेरे लोग, मैं उन्हें फिर कैद में नहीं जाने दूंगा। जेलारा ने अयान को देखा। तुम्हें समझना होगा, अयान। अयान ने नाराज होकर कहा, मुझे किसी एलियन टाइटल या सम्मान की जरूरत नहीं। नहीं, जेलारा बोली, तुम अब आधिकारिक रूप से त्रियोन द्वारा एनर्जी अनोमली घोषित हो गए हो। मतलब काउंसिल तुम्हें एक खतरा मानती है। तुम्हारी शक्ति उनके सिस्टम के खिलाफ है। तुम्हें पकड़ना उनके लिए ग्रह को बचाने जैसा है। अयान के चेहरे पर गहरी चिंता छा गई। तो वे मेरे पीछे आएंगे? जेलारा ने धीरे सिर हिलाया। अयान कुछ पल जमीन पर बैठा रहा। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। दिमाग तेजी से भाग रहा था। घर, परिवार, माँ बाप, इन्हें यह सब कैसे बताएगा? तभी आसपास हलचल हुई, पैरों की दौड़ने की आवाजें। अयान ने मुड़कर देखा। दर्जनों लोग उसी पहाड़ी पर इकट्ठा हो रहे थे। वे सब वही थे, बचे हुए इंसान जो कैप्सूल से निकलकर पोर्टल में कूद पाए थे। कुछ रो रहे थे, कुछ जमीन पर बैठकर भगवान को धन्यवाद दे रहे थे, कुछ माँ ने अपने बच्चों को गले लगाए थीं, कुछ लोग मोबाइल निकालकर नेटवर्क खोज रहे थे। कुछ हम उन्हें कैसे बताए कि एलियंस आ सकते हैं? सरकार को, दुनिया को? जेलारा ने गहरी सांस ली। मानव सरकारें इस पर विश्वास नहीं करेंगी। वे पहले तुम्हें ही पागल समझेंगी, फिर तुम पर शक करेंगी, और जब काउंसिल की शिप उतर जाएगी तब सब बहुत देर हो चुकी होगी। अयान ने हाथ माथे पर रख लिया। तो हम क्या करें? जेलारा ने धीरे धीरे कहा, हम उन 30-40 लोगों को बचाएंगे जो अभी भी त्रियोन स्टेशन में फंसे हैं। वे हमारा सुराग होंगे। अयान ने चौंककर कहा, क्या फिर से वापस? जेलारा, वो जगह अब काउंसिल के नियंत्रण में है। मुझे पता है। जेलारा की आवाज में भय उतना ही था जितनी दृढ़ता। लेकिन अगर हम नहीं गए तो वे उन इंसानों का सैंपल बनाकर पृथ्वी का फैसला कर देंगे। आर्यन, वह छोटा बच्चा, अयान के हाथ पर पकड़ बनाकर बोला, भैया, क्या आप मेरी मां को वापस लाएंगे? अयान पल भर में टूट गया। उसने हाथ आगे करके बच्चा गले लगा लिया। हाँ, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी मां को वापस लाऊंगा। जेलारा ने अयान को शांत देखकर कहा, तो तय हुआ, तुम मेरे साथ आओगे? ने आसमान में मंडराती विशाल काउंसिल शिप को देखा, फिर पृथ्वी के जंगल, पहाड़, हवा, फिर लोगों के चेहरे और कहा, हाँ, मैं वापस जाऊंगा। मैं उन सबको लौटाए बिना चैन से नहीं बैठ सकता। जेलारा ने हल्की मुस्कान दी। तो हमें एक जहाज चाहिए जो पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसने दूर घने जंगल की ओर इशारा किया। एक जगह है जहां गिरा हुआ पोर्टल फ्रैगमेंट। टारगेट ह्यूमन मेल, कोड ए 117, लोकेट इमीडिएटली। को इसका कोई अंदाजा नहीं था, पर ब्रह्मांड ने उसे अब एक संघर्ष का नहीं बल्कि युद्ध का हिस्सा बना दिया था। ठंडी हवा पैरों के बीच सरसराती हुई चल रही थी। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था, लेकिन अयान और जेलारा जिस दिशा में जा रहे थे वहां घना जंगल था, इतना घना कि रोशनी भी मुश्किल से अंदर पहुंचती थी। दूरी में बच निकले इंसान पहाड़ी पर इकट्ठा थे, लेकिन अयान पोर्टल फ्रैगमेंट की ऊर्जा को ट्रैक कर रहा है। उसने ध्यान से इधर उधर देखा। जब पोर्टल फटा था, उसके कुछ हिस्से इस क्षेत्र में गिरे थे। अगर हमें उसका कोर पार्ट मिल गया तो मैं जहाज के लिए अस्थायी इंटरगेट खोल सकती हूँ। अयान ने गहरी सांस लेकर पैरों को देखा। यह जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है। जेलारा रुकी, कान लगाए। यह सामान्य धरती का शांत नहीं है। जेलारा ने सिर हिलाते हुए कहा, इस जंगल में पृथ्वी के जीव तो होंगे ही, लेकिन शायद कुछ और भी। दोनों आगे बढ़े। पैरों की छाले काली पड़ चुकी थी जमीन पर जली हुई घास के टुकड़े। अयान झिझका, यहां आग लगी थी। जेलारा ने छून लेकर कहा, यह आग नहीं, यह थर्मल इंपैक्ट है, ऊर्जा हथियारों का निशान। अयान चौंक गया। मतलब काउंसिल यहां आ चुकी है? जेलारा ने कहा, नहीं, ये निशान शायद उस रात के हैं
जब पोर्टल फटा था, उसने एक टूटा हुआ धातु का टुकड़ा उठाया। देखो, यह पोर्टल फ्रेगमेंट का हिस्सा है। अयान ने राहत महसूस की। तो सही दिशा में जा रहे हैं। फिर वह रुका, लेकिन कौन जानता था कि पोर्टल यहां गिरेगा। हमें यह सब कैसे पता चल रहा है? ज़ेलारा ने थोड़े भारी स्वर में कहा, क्योंकि पोर्टल को धरती की मैग्नेटिक ग्रिड ने खींचा था, या फिर उसने अयान की ओर देखा, या फिर तुम्हारी ऊर्जा सिग्नेचर ने। अयान ने डिसबिलीफ में कहा, मैंने। लारा ने गंभीरता से कहा, तुम में मौजूद ऊर्जा उतनी साधारण नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तुमने ओर्द्रैक को हराया। यह एक सामान्य इंसान नहीं कर सकता था। तुम्हारी मौजूदगी उस पोर्टल को धरती की तरफ खींच सकती थी। अयान ने असहज होते हुए कहा, मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैं बस एक इंसान हूं। ज़ेलारा बोली, शायद अब नहीं। बहुत देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। जंग एलारा बोली, हाँ, लेकिन सावधान रहना। दोनों ने जंगल की एक गुफानुमा जगह में कदम रखा। पेड़ों की जड़ें दीवारों की तरह खड़ी थीं और बीच में एक गोल खोल जैसी गुफा बन चुकी थी। अंदर हल्की नीली रोशनी अयान की आंखों में आश्रय था। यह जगह बिल्कुल धरती जैसी नहीं लग रही थी। उस रोशनी के बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल जैसा संरचना पड़ी थी, लगभग 2 फुट लंबा। धड़कती गुफा के दूसरे हिस्से से कुछ भारी गिरने की आवाज आई। दोनों चौकन्ने हो गए। ज़ेलारा ने हाथ बढ़ाकर अयान को पीछे किया, पर धुंध के भीतर से कोई आकृति उभरने लगी। उसकी आंखों में पीली चमक, शरीर दुबला पतला लेकिन इंसानों से दुगुना लंबा, और उसकी हड्डियां अजीब तरह से निकली हुई थीं। अयान ने डर से कदम पीछे किया। ये क्या है? ज़ेलारा की आंखों में पहचान का झटका था। यह एक नेर्फियन स्काउट है। इन्हें काउंसिल अंधेरे इलाकों में तैनात करती है। अयान ने फुसफुसाया, क्या यह खतरनाक है? ज़ेलारा बोली, अगर ये तुम पर नजर डाल ले तो पृथ्वी की लोकेशन सिग्नल के रूप में भेजेगा। मतलब काउंसिल कुछ सेकंड में यहीं उतर आएगी। अयान ने डर और गुस्से से कहा, तो इसे रोकना होगा। ज़ेलारा ने कहा, हाँ, लेकिन ये बहुत तेज होते हैं। नेर्फियन ने तेज आवाज निकाली, जैसे कार का ब्रेक घिस रहा हो। उसकी पीली आंखों से एक लाल बीम अयान की तरफ चमकी। यह तुम्हें स्कैन कर रहा है। लारा चिल्लाई। अयान ने बिना सोचे झपटकर एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस प्राणी की ओर फेंक दिया। लेकिन नेर्फियन हवा में कूदकर दीवार से चिपक गया। उसकी हरकतें मकड़ी जैसी थी। वह अयान के सामने जमीन पर उछला, स्विश। उसकी पंजे जैसे ब्लेड निकल आए। अयान पीछे हट गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। ज़ेलारा बोली, अयान, याद करो, ओर्द्रैक से लड़ते समय। अयान चिल्लाया, मुझे नहीं पता कैसे। नेर्फियन झपटा। अयान बस बाल बाल बचा। वह जमीन पर फिसल गया। उसका कंधा छिल गया। प्राणी फिर झपटा। इस बार अयान ने पूरी ताकत से पैर उठाकर उसके सीने पर मारा। प्राणी पीछे उछलकर दीवार से टकराया, पर उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ज़ेलारा चिल्लाई, अगर उसने स्कैन पूरा कर लिया तो भाग जाओगे कहां? नेर्फियन फिर हमला करने आया, और उस पल अयान की आंखों में वही नीली चमक लौटी। मुट्ठी अपने आप सख्त हो गई। दिल में वही ऊर्जा उठने लगी जो ओर्द्रैक से लड़ते वक्त थी, जैसे भीतर कोई आग जल उठी हो। नेर्फियन ने छलांग लगाई। अयान ने इंसानी ताकत से कई गुना ज्यादा जोर से उसे मुट्ठी मारी। धाम नेर्फियन 2 मीटर पीछे उड़ गया। दीवार से टकराकर फर्श पर गिरा। धीरे धीरे उसकी बिजली जैसी आंखें बुझती चली गईं। ज़ेलारा अविश्वास में अयान को देख रही थी। तुमने फिर कर दिखाया। अयान हाँफते हुए बोला, ये मैं नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा। ये अंदर से खुद उठता है। ज़ेलारा बोली, यही तुम्हें काउंसिल के लिए खतरनाक बनाता है, और यही हमें उन लोगों को बचाने का। प्रिपेयर फॉर एक्सट्रैक्शन। जंगल में सरसराती हुई हवा तेज होती जा रही थी। ऊपर आसमान में लाल किरणों की बारिश जैसी छटाएं दिख रही थीं। काउंसिल शिप धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल की सतह को छू रही थी। अयान और ज़ेलारा पत्तों को चीरते हुए तेजी से भाग रहे थे। अयान के हाथ में पोर्टल फ्रैगमेंट सघन नीली रोशनी के साथ धड़क रहा था, जैसे उसे भी पता हो कि समय कम है। अयान ने हाँफते हुए पूछा। ज़ेलारा, जो खुद भी लगभग भागती जा रही थी, बोली, इस जंगल के किनारे एक पुरानी चट्टान है। एक प्राकृतिक मैग्नेटिक फील्ड वहां मिलती है। उसी पर पोर्टल फ्रैगमेंट को एक्टिव कर सकते हैं। अयान पीछे मुड़ा। लाल रोशनी जंगल पर फैलती जा रही थी, और फिर उसने कुछ देखा। एक धुंधली पर कुख्यात रूपरेखा पेड़ों के ऊपर उतर रही थी। काउंसिल ड्रोन, लंबे मकड़ी जैसे पैर, आंखों की जगह चमकती नीली लाइट, और नीचे की ओर स्कैनिंग बीम। हम पकड़े जाएंगे। अयान चिल्लाया। ज़ेलारा ने कहा, नहीं, नीचे रहो और भागते रहो। ड्रोन अभी सिर्फ सतह स्कैन कर रहे हैं। जब तक तुम फ्रैगमेंट को सीधा
खुली जगह में नहीं ले जाते, वे तुम्हें नहीं देख पाएंगे। अयान ने फुसफुसाया। आशा करता हूं। दोनों आगे बढ़े। जंगल का आखिरी किनारा और मौत की परछाइयां कुछ समय बाद पेड़ कम होने लगे, काई हटती गई और सामने एक बड़ी दरार जैसी चट्टान नजर आने लगी। चट्टान पर उभरे पुराने निशान, जैसे किसी बिजली के तूफान ने उसे फाड़ दिया हो। जेलारा उत्साहित हुई। यही है, यही जगह। जल्दी से ही अयान और जेलारा चट्टान पर पहुंचे। फ्रैगमेंट अचानक और तेज चमकने लगा। जमीन हल्के हल्के कंपन करने लगी। अयान ने कांपते हुए कहा, यह तो पिघलने जैसा गर्म हो रहा है। जेलारा ने जल्दी से अपने डिवाइस से फ्रैगमेंट जोड़ना शुरू किया। उसकी उंगलियां बेहद तेजी से चल रही थीं। वह एल्गोरिदम, कोड और ऊर्जा सिंक्रोनाइजेशन कर रही थी। अगर यह सही से खुल गया। अयान ने आसमान देखा। लाल बीम अब सीधी उनकी दिशा में आ रही थी। जेलारा, अयान की आवाज में डर और दृढ़ता दोनों थे। वो हमें ढूंढ चुके हैं। जेलारा ने पीछे देखे बिना कहा। मुझे पता है, बस कुछ और सेकंड। पर तभी ब्रा आसमान में एक विशाल टूटती हुई आवाज गूंजी। बादल फट गए। जंगल हिल गया। काउंसिल शिप अब पूरी तरह पृथ्वी के आसमान में दिख रही थी। एक काली, गोलाकार, जीवित पहाड़ जैसी संरचना। नीची ओर कई चमकती हुई टर्रेट्स, केंद्र में एक लाल पल्सेटिंग कोर। अयान ने विस्मित होकर कहा, ये इतने बड़े हैं। जेलारा ने धीमे कहा, काउंसिल शिप किसी ग्रह के ऊपर उतरकर बस देख नहीं थी, ये ग्रह का फैसला करती है। जंगल में हल्की भूकंप जैसी हलचल होने लगी। पेड़ गिरने लगे और तभी छपाक 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 कई आकृतियां हवा में से टेलीपोर्ट हुईं। काले नीले आर्मर वाले सोल्जर्स, हर एक इंसान से लंबा, हाथ में ऊर्जा लांस पकड़े हुए। उनकी आंखें कांच जैसी। भावहीन हेलमेट पर काउंसिल का सिग्नल चमक रहा था। अयान का दिल जोर से धड़ा। वे उतर चुके हैं। जेलारा ने धीरे कहा, यह बहुत बुरा है। अयान ने हड़बड़ाकर पूछा, हम क्या करें? जेलारा अचानक उसके बेहद करीब आई और उसके दोनों कंधों को पकड़कर बोली, अयान सुनो, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं पोर्टल एक्टिव करूंगी। तुम अंदर कूद जाओगे और वहीं से तुम बचे हुए इंसानों को वापस लाओगे। अयान ने चौंक कर कहा, और तुम नहीं आओगी? जेलारा की आंखों में हल्की चमक थी। अगर मैं नहीं रुकी तो ये सोल्जर्स पोर्टल को नष्ट कर देंगे। मुझे उन्हें रोकना होगा। ये मेरा ग्रह नहीं, पर यह तुम्हारी दुनिया की आखिरी उम्मीद है। अयान हिल गया। नहीं, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुमने मुझे बचाया, मेरे लोगों को बचाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जेलारा ने मुस्कुराकर कहा, तुम कहानी में बहुत अटक गए हो। अयान, हीरो हमेशा वापसी करता है और मैं जानती हूं तुम करोगे। अयान ने परेशान होकर कहा, जेलारा, पर उसका वाक्य बीच में टूट गया क्योंकि एक काउंसिल सोल्जर ने हवा में छलांग लगाई थी, सीधे चट्टान की तरफ। जेलारा चिल्लाई, अयान पीछे हटो। सोल्जर जमीन पर गिरकर अयान की तरफ बढ़ा। उसके लांस से नीली प्लाज्मा निकल रही थी। उसी पल जेलारा ने फ्रैगमेंट पर आखिरी बटन दबाया। फ्रैगमेंट से तेज, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली और बीच में एक भंवर खुल गया, एक चमकता हुआ इंटर पोर्टल त्रियोन स्टेशन की दिशा में। अयान ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डर और क्रोध दोनों थे। सोल्जर तेजी से उनकी तरफ आता जा रहा था। जेलारा ने अयान को धक्का देते हुए कहा, जाओ, अपने लोगों को वापस लाओ। ये पृथ्वी की किस्मत का सवाल है। अयान ने झिझकते हुए कहा, मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं। जेलारा मुस्कुराई, अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद आकर तुम्हें पकड़ लाऊंगी। अब जाओ। पोर्टल में कूद गया। सोल्जर की प्लाज्मा लांस जेलारा की ओर लहराई। उसने चट्टान के किनारे छलांग लगाई। मुश्किल से हमले से बचते हुए पोर्टल के बंद होते ही जेलारा अकेली खड़ी थी। उसके सामने लगभग दर्जन भर काउंसिल सोल्जर्स। ऊपर काउंसिल शिप की लाल लाइट चमक रही थी। जेलारा ने गहरी सांस ली। तो एक और बार किस्मत के खिलाफ लड़ाई। उसने अपना डिवाइस एक्टिव किया। उसकी अयान फर्श पर गिरा। कुछ सेकंड तक उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसके कानों में सीटी बजने जैसा शोर था। आंखें धीरे धीरे खुली और सामने वही विशाल ठंडी धातुई दीवारें थीं। त्रियोन स्टेशन, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। अयान उठकर खड़ा हुआ। स्टेशन की पर्पल लाइटें धीमी धीमी चमक रही थी। चारों तरफ खाली गलियारे जहां कभी सैकड़ों इंसान कैद थे, लेकिन उसने हौले से कहा, कोई जवाब नहीं। उसके दिल में अचानक एक डर उतर आया। वह अकेला था, पूरी तरह अकेला, एक दुश्मन स्पेस स्टेशन के बीचों बीच पर। उसने खुद को संभाला, नहीं, मुझे डरने का वक्त नहीं है, मुझे लोगों को बचाना है।
उसे आर्यन का वो मासूम चेहरा याद आया। भैया, मेरी मां को वापस लाओगे? अयान की मुट्ठियां कस गईं। हाँ, मैं लाऊंगा। स्टेशन का माहौल बदला हुआ था। अयान धीरे धीरे गलियारा पार करता जा रहा था, लेकिन स्टेशन पहले से अलग लग रहा था। पहले यहां हड़कंप था, सायरन, रोबोट्स, ओर्द्रैक के आदेश। अब यहां सिर्फ एक अजीब ऊर्जा कंपन थी। अयान ने एक जगह दीवार को छुआ। ठंडी धातु कांप रही थी। ये क्या? आगे बढ़ा और उसे एहसास हुआ कि स्टेशन अब किसी की कमान में था। कोई नया नियंत्रण, कोई नई सत्ता। अयान के दिमाग में बस एक नाम आया, काउंसिल कैप्चर हब का दृश्य। अयान उस हॉल की तरफ गया जहां इंसानों को छांव शेड जैसे कैद चैम्बर्स में रखा जाता था। जैसे ही दरवाजा खुला, उसका दिल भारी हो गया। कमरा बड़ा था, लेकिन लगभग खाली। सिर्फ 3-4 कैद सेल चालू थे। बाक तुमने कैसे? अयान सेल के पास गया। मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं, मेरी बात सुनो। पोर्टल खुला है। मुझे सभी कैद इंसानों को इकट्ठा करना होगा, महिला ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन बाकी सबको ले जाया गया है। काउंसिल ने आते ही हमें अलग अलग कर दिया। अयान के गले में धसान उतर गई। कितने लोग बचे हैं यहां? एक बूढ़े आदमी ने धीरे कहा। शायद 30। बाकी सभी को ऑर्फियस रूम में ले जाया गया है। अयान ने भौहें सिकोड़कर कहा। ऑर्फियस, ये क्या है? महिला की आवाज टूट गई। काउंसिल का निरीक्षण कक्ष, जहां वे तय करते हैं कि कौन जीवित रखे जाने लायक है और कौन नहीं। अयान के पूरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई। और वो लोग रो पड़ी। कोई नहीं जानता, कोई भी वापस नहीं आया। अयान ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं आऊंगा, मैं तुम्हें सबको लेकर जाऊंगा। महिला ने कंपते हाथ से अयान की बांह पकड़ी। सावधान रहना, काउंसिल का कमांडर यहां है। वह हर सेक्टर में स्कैन कर रहा है। वह तुम्हें ढूंढ रहा है। कमांडर जेफ्रॉन। पहली झलक दूर से अचानक तेज गूंजती हुई आवाज आई, एक भारी धातु। जेफ्रॉन की आवाज ठंडी थी। उसे जिंदा पकड़ो, वह हमारे लिए सबसे खतरनाक है और ब्रह्मा में सबसे मूल्यवान भी। अयान की सांसें रुक गईं। कमांडर उसे शिकार बना चुका था। अयान का पहला बड़ा जोखिम। जैसे ही कमांडर आगे बढ़ा, अयान ने मौका देखकर उस दिशा में भागना शुरू किया जहां स्टेशन का केंद्रीय कंट्रोल था। उसे पता था, कैद इंसानों को निकालने के लिए उसे कंट्रोल। वह चमकती आंखों वाला मकड़ी जैसा था। उसने अयान की तरफ बीम छोड़ी। अज्ञात ऊर्जा पैटर्न, ह्यूमन A117 पहचान लिया गया। अयान चिल्लाया, नहीं। रोन ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया और तभी उसके भीतर वही नीली रोशनी उठी, वही शक्ति जैसा ओर्द्रैक से लड़ते समय था। उसने तेजी से छलांग लगाई, ड्रोन को पकड़कर दीवार पर जोर से मारा। धड़ाम। ड्रोन टूटकर चिंगारियां छोड़ने लगा। अयान हांफता हुआ बोला, ये चीजें मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन फिर गलियारे के दूसरे छोर से लाल अलार्म जगमगाने लगे और एक आवाज गूंजी, तागित आइडेंटिफाइड, ऑल यूनिट्स कन्वर्ट। अयान ने देखा, कम से कम 7 सोल्जर्स उसी दिशा से उसकी ओर दौड़ रहे थे। अयान पीछे हट गया। ओह, ये तो बुरा फंस गया। उसका रास्ता बंद हो चुका था। दूसरी तरफ भी सोल्जर्स आ रहे थे। अयान के दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू किया, बाएं दाएं नहीं, ऊपर। और तभी उसे एक रास्ता दिखा, छत में एक ग्रिल, शायद मेंटेनेंस टनल। उसने बिना सोचे उछलकर ग्रिल खोली और अंदर घुस गया। सोल्जर्स ठीक उसी वक्त नीचे पहुंच गए। उनमें से एक ने कहा, वह कहीं गायब हो गया। दूसरा बोला, कमांडर को सूचना भेजो, वह स्टेशन के एयर डक्ट्स में है। मेंटेनेंस टनल और एक सच्चाई टनल संकरी थी, अंधेरी। लेकिन अयान तेजी से रेंग रहा था और तभी उसे एक छोटी स्क्रीन दिखी, शायद निगरानी के लिए। स्क्रीन पर ऑर्फियस रूम दिख रहा था और वहां करीब 25-30 इंसान कैद थे, भयभीत, कुछ घायल, कुछ बेहोश। अयान का दिल टूट गया, पर उसने और भी कुछ देखा। एक तभी फर्श के बीचों बीच हल्का सा कंपन हुआ। उसने देखा एक कांच की सिलेंडरनुमा ट्यूब, अंदर कोई आकृति, जैसे किसी को बंद कर रखा हो। अयान पास गया और जैसे ही उसने कांच साफ किया, उसकी सांस अटक गई। ट्यूब के अंदर जेलारा थी। जेलारा की हालत, उसकी आंखें बंद थीं। उसके शरीर पर हल्की नीली रोशनी का जाल लिपटा था, मानो कोई ऊर्जा उसे सोए रहने पर मजबूर कर रही हो। सब्जेक्ट अंडर काउंसिल लॉकडाउन। अयान ने मुट्ठी तान ली। मैं ऐसी चुटकियों वाली लॉक से हार नहीं मानने वाला। उसने पैनल पर जोर से मुक्का मारा। चिंगारी निकली, लेकिन लॉक नहीं टूटा। अयान ने ट्यूब के कांच पर हाथ रखा। जेलारा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, कसम है मुझे। उसने कांच के पीछे जैसे हल्का सा आंदोलन महसूस किया। जेलारा की उंगलियां थोड़ी सी हिली, मानो वह अंदर से जवाब देने की कोशिश कर रही हो। अयान पीछे हट गया। जेलारा की ट्यूब के सामने खड़ा होकर, उससे दूर रहो। जेफ्रॉन ने सिर झुकाकर हल्की हंसी निकाली। तुम सोचते हो
तुम उसे बचा सकते हो। हाँ, और इन सबको भी। ज़ेफ़रॉन धीरे धीरे आगे आया। उसकी भारी सांसें कमरे में धातु बजने जैसे गूंज रही थी। तुम इंसान हमेशा वही गलती करते हो, भावनाएं तुम्हें कमजोर बनाती हैं। अयान ने जवाब दिया, और यही हमें तुमसे बेहतर भी बनाती है। ज़ेफ़रॉन रुक गया। उसने सोल्जर्स को हाथ से इशारा किया। वे पीछे हट गए। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वह दीवार पर। ज़ेफ़रॉन की आवाज ठंडी थी। तुम्हारी प्रजाति अपने ग्रह को नष्ट कर रही है। हमने भविष्य देखा है, हमने गणना की है, और इंसान ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक प्रजाति है। अयान का दिमाग गर्म हो गया। तो तुमने हमें इसलिए कैद किया क्योंकि तुम सोचते हो कि हम खतरा हैं। ज़ेफ़रॉन सोचा नहीं, सबूत है हमारे पास। वह एक और होलोग्राम सक्रिय करता है। इस बार अयान का चेहरा, उसके अंदर वही नीली ऊर्जा चमक रही थी। तुम कुछ खास हो, तुम्हारे भीतर ऐसी क्षमता है जिसे हम सेलेस्टियल रेजोनेंस कहते हैं। अगर यह जाग गई तो तुम अकेले ही सभ्यताओं को मिटा सकते हो। अयान चिल्लाया। ये झूठ है। ज़ेफ़रॉन धीरे से आगे आया। क्या सच में? और तभी कमरा अचानक नीली रोशनी से भर गया। अयान के अंदर से उसकी नसें चमकने लगी, उसकी आंखों में नीली आग सी झलकने लगी। ज़ेफ़रॉन मुस्कुराया। ये देख रहे हो? ये ऊर्जा इंसानों को देवता भी बना सकती है, और राक्षस भी। अयान घबराकर पीछे हट गया। मैं राक्षस नहीं हूं ज़ेफ़रॉन, फिर खुद को साबित करो। अचानक उसने आदेश दिया। गार्ड्स अटैक। वीएस हाई गार्ड पहला असली युद्ध। 6 गार्ड्स तेजी से अयान पर झपटे। ये सामान्य सोल्जर्स नहीं थे, ये हाई गार्ड थे। उनके शरीर धातु जैसे कड़े और गति बिजली जैसी तेज। अयान बमुश्किल बच पाया। एक गार्ड ने ब्लेड आर्म से वार किया। अयान झुक गया। दूसरे ने लेजर घुमाई। अयान उछलकर एक तरफ गिरा, लेकिन तीसरे ने पीछे से उसे पकड़ लिया। वह छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बाकी गार्ड्स रुक गए। ज़ेफ़रॉन की आंखें चौड़ी हो गईं। अयान खुद भी डर गया। ये मुझसे क्या हो रहा है? ज़ेफ़रॉन गुस्से में बोला। यही कारण है कि तुम्हें नियंत्रित करना जरूरी है। गार्ड्स दोबारा हमले में कूदे। इस बार अयान तैयारी में नहीं था। एक ब्लेड उसके कंधे में जा लगा। अयान दर्द से गरजा, लेकिन उसी दर्द से एक और ऊर्जा विस्फोट हुआ। धरा कमरे में शॉकवेव फैल गई। गार्ड्स उड़कर दीवारों से टकराए। दो बेहोश, एक का आर्मर टूट चुका था। अयान जमीन पर घुटनों के बल गिरा, सांसें अनियंत्रित। मैं ये शक्ति नहीं चाहता, ज़ेफ़रॉन धीरे से बोला, पर ब्रह्मांड चाहता है। वह अयान की ओर बढ़ा। ज़ेलारा जागती है। जैसे ही ज़ेफ़रॉन उसके करीब आया, ट्यूब के अंदर नीली रोशनी भड़क उठी। ज़ेलारा की आंखें झटके से खुली। उसने ज़ेलारा चिल्लाई, अयान। अयान ने उसकी आवाज सुनी। उसे जैसे नई ताकत मिली। वह खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए। ज़ेफ़रॉन उसकी ओर मुड़ा। यह खत्म है। ह्यूमन ए 117। अयान धीमी आवाज में बोला, नहीं, अभी शुरुआत है। और वह ज़ेफ़रॉन पर झपटा।